हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वह अंतिम सेशन का टॉपिक है। इसमें आज चैप्टर जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, है ना। आज इसको कंक्लूड करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वह है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। दूसरा टॉपिक होगा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, विस्तृत चर्चा। और आज यह चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, है ना। भारत में लैंड यूज पैटर्न की स्थिति क्या है। किसी भी देश के लैंड यूज पैटर्न के लिए दो प्रमुख फैक्टर मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। एक फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना चाहिए जो फिजिकल फैक्टर क्या है ना। फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप आदि आते हैं। इसके द्वारा सॉइल का, लैंड का यूटिलाइजेशन का जो पैटर्न है वह निर्धारित होता है। जिस तरह से अगर टोपोग्राफी जो है सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है ना, पथरीला है, तो उस हिसाब से लैंड यूज का पैटर्न जो है वहाँ निर्धारित किया जाएगा। दूसरा क्लाइमेट का जो प्रभाव है ना, जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से वहाँ पर लैंड यूज पैटर्न बनाया जाएगा। जैसे अगर जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है या फिर बहुत हॉट है, उसी हिसाब से उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी किए जाते हैं, एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, उसी के हिसाब से फसल लगाए जाते हैं। तो क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है और उसके आधार पर भी लैंड यूज पैटर्न निर्धारित किया जाता है। अगला है सॉइल टाइप, है ना। सॉइल का टाइप किस तरह से है, हर सॉइल में हर तरह के फसल को उगाया नहीं जा सकता है ना। तो सॉइल के टाइप के आधार पर भी, है ना, लैंड यूज पैटर्न को निर्धारित किया जाता है। जैसा सॉइल, जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल जो होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर बहुत अच्छा फसल उगाना हो तो कॉटन प्लांट का बहुत अच्छा खेती होता है। उसी तरह हर पौधे के लिए अलग अलग मिट्टी की जो है आवश्यकता होती है। तो फिजिकल फैक्टर में अगला जो है वह सॉइल टाइप है, इससे भी लैंड यूज पैटर्न प्रभावित होता है। अब हम लोग लैंड यूज पैटर्न का जो दूसरा फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर के बारे में देखेंगे। ह्यूमन फैक्टर भी लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करता है ना। इसके अंतर्गत पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और ट्रेडिशन, यह सब मुख्य रूप से आते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में, किसी देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ जो है लैंड यूज पैटर्न जो है उसी के आधार पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सघन खेती होगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड का यूटिलाइजेशन होगा, है ना। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है जहाँ, वहाँ लैंड यूज पैटर्न उसके विपरीत होगा, उसका पैटर्न अलग होगा। उसी तरह टेक्नोलॉजी, किसी देश में टेक्नोलॉजी जिस तरह का है, जैसे भारत में अभी तक भारत के जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है सबों पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। परिणाम स्वरूप भारत के कुछ ऐसे लैंड है जो फैलो लैंड के रूप में चिन्हित है, उस पर अभी खेती नहीं होती है क्योंकि उसके लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है या फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है और उसको उर्वर बनाने का प्रयास नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी भारत के पास वर्तमान में नहीं है। तो किसी भी देश का लैंड यूज पैटर्न जो है वह उस देश के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी प्रभावित होता है और वहाँ का पैटर्न जो है उससे भी मतलब प्रभावित होता है। तीसरा है कल्चर भी लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करता है। आए दिन हम लोग देखे कि भारत में बड़े बड़े जब डैम बने तो उसका विरोध भी हुआ कल्चर के आधार पर भी, है ना। डिफॉरेस्टेशन के क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट की कटाई हुई, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। तो कहीं पर्यावरण के कारण हुआ और कहीं जो है कल्चर के कारण भी उसे जो है काटने से रोका गया। तो लैंड यूज पैटर्न जो है जनरली जो है कल्चर और ट्रेडिशन पर भी प्रभावित होता है और यह सारे जो फैक्टर हैं वह ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपका एक टॉपिक जो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, है ना, वह मुख्य रूप से दो फैक्टर पर आधारित है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। इसे समझने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड जो है सारे रिसोर्सेज की जननी है, इसी पर सारा रिसोर्सेज डेवलप करता है।
परिणाम स्वरूप इसका डिग्रेडेशन नहीं हो और इसका कंजर्वेशन किया जाए, इसके लिए उपाय करना सबों का कर्तव्य होता है। लैंड का जुडिशियस इस्तेमाल हो, उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो और वह जो है भविष्य के लिए बना रहे, इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कारण क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लैंड डिग्रेड होता कैसे है, तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड जो है डिग्रेड हो जाते हैं, वह जो है इरोड हो जाते हैं और वह अपना क्वालिटी जो है खोने लगता है और उसकी गुणवत्ता समाप्त होने लगती है। दूसरा है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग के कारण भी लैंड का जो टॉप लेयर है वह वाश आउट हो जाता है ना, और उसमें जो उर्वरा शक्ति है वह समाप्त हो जाते हैं, वह अपनी गुणवत्ता खो जाता है और इस तरह से लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। माइनिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन की घटना होती है। माइनिंग के कारण बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है, साथ ही साथ किसी खास जगह पर माइनिंग का जब काम किया जाता है तो वह जगह, वह क्षेत्र बिल्कुल जो है वहाँ के माइनिंग प्रक्रिया के कारण अपनी उपयोगिता खो देती है और वहाँ जो है दूसरे एक्टिविटी का होना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा है क्वायरिंग। क्वायरिंग जो है मतलब मिनरल्स को टॉप लेयर से निकालना क्वायरिंग कहलाता है ना। माइनिंग जो है वह डीप में जमीन के अंदर से खनिज को निकालना है, जबकि क्वायरिंग जो है वह टॉप लेयर से ऊपरी परत से जो मतलब मिनरल्स निकाले जाते हैं उसको क्वायरिंग कहते हैं। और हम सभी जानते हैं जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसकी जो गुणवत्ता है वह टॉप लेयर में ही होती है ना। परिणाम स्वरूप क्वायरिंग के द्वारा है ना लैंड जो है सॉइल जो है अपनी गुणवत्ता खो देता है और इस तरह से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सब कारणों से डिग्रेडेशन होता है लैंड का, अतः हमें इन सब कारणों को रोककर इसका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो अगर डिफॉरेस्टेशन कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, तो एफॉरेस्टेशन के द्वारा हम इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाया जाना चाहिए। ग्रेजिंग को, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, पास्चर लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना चाहिए ताकि जो है पशुओं को भी चारा मिल सके और ओवर ग्रेजिंग से बचा सके। माइनिंग की प्रक्रिया जो है उसे भी रोका नहीं जा सकता है, अतः माइनिंग के द्वारा जो बैड प्रभाव पड़ते हैं उसे रोकने के लिए भी उपाय किया जाना चाहिए और उसके भी निर्धारित मापदंड के अनुसार काम करना चाहिए ताकि जो है उस क्षेत्र का लैंड डिग्रेड नहीं हो। क्वायरिंग के साथ भी यही स्थिति है, जहाँ से हम लोग टॉप परत से जो है मिनरल्स निकालते हैं वहाँ पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करके फिर से उसको जो है लैंड को यूटिलाइजेशन के लायक बना के उसका प्रयोग के लायक बना के उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के द्वारा हम अपने लैंड रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं, भविष्य के यूज के लिए रख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, तो सॉइल जो है रिसोर्स किस तरह से है, कैसे मानव मतलब उपयोगिता के लिए वह जरूरी है, मानव के लाइफ को वह सस्टेन करने में किस तरह से सहायता करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी एक्टिविटी होती है इस धरती पर उसमें सॉइल का बहुत बड़ा योगदान है ना। सारी ह्यूमन एक्टिविटी है ना लैंड पर ही होती है और जिसके कारण इसका जो है कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है और सॉइल जो है एक रिसोर्सेज के रूप में चिन्हित है। उसी तरह अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है यह जानना जरूरी हो जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला फैक्टर इसमें हम देखते हैं रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर भी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ी जो भूमिका निभाता है, क्योंकि रिलीफ फीचर के कारण ही विभिन्न प्रकार के है ना इरोजनल वर्क होते हैं, डिपोजिशन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है और उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है ना। दूसरा है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। पेरेंट रॉक और बेड रॉक की स्थिति कैसी है, वह कितना ज़्यादा जो है इरोडेड होता है, कितना जल्दी वह जो है पाउडरी मटेरियल में बदलता है, इसके कारण भी है ना मिट्टी के निर्माण की अवधि निर्धारित होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह डिपेंड करता है जो उसका पेरेंट रॉक किस तरह का है, बेड रॉक किस तरह से है। क्लाइमेट भी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्लाइमेट के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के है ना इरोजनल वर्क प्रभावित होते हैं जिसके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। वेजिटेशन
है ना, पेड़ पौधे के कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है और वह भी जो है विभिन्न प्रकार के सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइम पीरियड और लाइफ फॉर्म, यह भी सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो सॉइल कितने तरह के होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनमें किन किन मतलब मिनरल्स की अधिकता है, इनमें कौन से फसल उगाए जा सकते हैं, है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किन किन क्षेत्रों में है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सॉइल को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। इस पर हम लोग मतलब विस्तार से जरा देखते हैं। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इसके द्वारा लाई गई एलुवियम के द्वारा इस विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है। और यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से इन्हीं 3 नदियों के सहयोग से निर्माण हुआ है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की अधिकता होती है ना। एलुवियल सॉइल को भी 2 भाग में बांटा गया है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को प्रचलित रूप में या दूसरे नाम में से बांगर के नाम से, और न्यू एलुवियल को खादर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में ज़्यादा उपजाऊ जो है वह न्यू एलुवियल सॉइल है। इसमें फर्टिलिटी ओल्ड एलुवियल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ऐसे ओवरऑल एलुवियल सॉइल जो होते हैं दूसरे सॉइल की अपेक्षा फर्टिलिटी के मामले में ज़्यादा उन्नत होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पैडी, शुगरकेन, व्हीट आदि जो प्रमुख फसलें हैं उसको उगाया जाता है। दूसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल, जिसको प्रचलित रूप से रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुर भी है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम की प्रचुरता होती है। यह जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रमुख रूप से कॉटन प्लांट के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। तीसरा सॉइल रेड एंड येलो सॉइल है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण इसका कलर जो है लाल होता है। अपेक्षाकृत यह कम उपजाऊ होता है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगला सॉइल जो है वह लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल मतलब लेटर जो है लैटिन वर्ड उससे बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है ब्रिक। ठीक है, तो लेटेराइट सॉइल मुख्य रूप से कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो फसल उगाए जाते हैं वह है कैश्यूनट, टी, कॉफ़ी आदि। इन फसलों को इसमें उपयुक्त रूप से उगाया जाता है। अगला जो सॉइल टाइप है वह एरिड सॉइल है, जो वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां रेनफॉल की मात्रा बहुत कम होती है, जहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मतलब इवेपोरेशन का रेट भी काफ़ी हाई होता है। ऐसे क्षेत्रों में एरिड सॉइल पाए जाते हैं। इन मिट्टी में जो पौधे उगते हैं वह मुख्य रूप से कांटेदार पौधे होते हैं, कैक्टस है या कांटेदार झाड़ियां हैं वह उगती है। और यह सॉइल भी फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत लो फर्टिलिटी का होता है। अगला जो सॉइल है वह फॉरेस्ट सॉइल है। यह मुख्य रूप से हिली और माउंटेनस एरिया में पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं जो एक प्रकार से रिसोर्सेज का काम करते हैं। इस प्रकार भारत में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है मुख्य रूप से 6 भाग में किया गया है। एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, एरिड, लेटेराइट एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो इन सबों का जो लोकेशन है, अवस्थिति है, जहाँ पर इसका विस्तार है, इसमें किन किन जो है मतलब वस्तुओं की अधिकता है, इसके क्या गुण हैं, कौन कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं, इस पर जो है आप मैप में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो इसका विस्तार जो है किन क्षेत्रों में है, किन राज्यों में है, और इसमें उगने वाले जो प्रमुख फसल है उसके बारे में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है अब यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का है सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, है ना। तो मिट्टी का एरोजन कैसे होता है, अपरदन कैसे होता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में इस टॉपिक में, अंतिम टॉपिक में हम लोग को देखना है। हम लोग जानते हैं जो सॉइल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। ऐसी स्थिति में सॉइल का इरोजन जो है
कैसे रोका जाए और इरोजन के कारण क्या है उसको पहचान के उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सॉइल का इरोजन का मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण जो है वह डिफॉरेस्टेशन है। पेड़ पौधे की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण मिट्टी जो है वह वॉश आउट हो जाता है और उसका इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एफॉरेस्टेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगा के सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। प्रॉपर प्लगिंग सिस्टम जो है, अगर खेत को जुताई करने के बाद खाली छोड़ दिया जाता है उससे भी सॉइल का इरोजन होता है। वैसी स्थिति में प्लगिंग का सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि जो है सॉइल का इरोजन हवा के द्वारा कम से कम हो सके। कंटूर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट आदि का निर्माण करके सॉइल के इरोजन को रोका जा सकता है और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। साथ ही साथ इस रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके देश की उन्नति में भागीदार बनाया जा सकता है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है वह उसके सारे टॉपिक पर चर्चा हो गई है, सारा टॉपिक इसमें समाप्त हो गया है। अब इसका जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसे आप लोग बना लेंगे। इससे रिलेटेड जो मैप वर्क है उसे करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।